हेलो गाइस, आज हम राजनीति विज्ञान में जन आंदोलनों का उदय के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे इस लेसन में कि किस तरह से जो जन आंदोलनों का उदय हुआ था। अब लोकप्रिय आंदोलनों की प्रकृति यानी कि इनकी प्रकृति कैसी होती है वो देखते हैं। लोकप्रिय आंदोलनों की प्रकृति सरल होने के साथ साथ जटिल भी हो सकती है, यानी कि अगर सरल होती है तो जटिल भी हो सकती है। लोकप्रिय आंदोलन सामूहिक कार्यवाही के बहुत ही असामान्य रूप को दर्शाते हैं। समय समय पर विरोध के लिए कई आंदोलन जो है लोकप्रिय हुए हैं। यहाँ विरोध के लिए कुछ उपन्यास रणनीति का उपयोग भी किया जाता है। अब पार्टी आधारित आंदोलन राजनीतिक दलों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं और उनके उद्देश्यों और विचारधाराओं का पालन करते हैं। गैर पार्टी आंदोलन किसी भी राजनीतिक दलों के साथ जुड़ाव नहीं रखते हैं और विशिष्ट विचारधाराओं से स्वतंत्र हैं। यानी कि जो आंदोलन है वो कई दो तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं मतलब किसी पार्टी बेस्ड यानी किसी राजनीतिक दल से वो संबंधित होते हैं, और एक होते हैं गैर पार्टी दल, मतलब कि उनका किसी भी जो है राजनीतिक पार्टी उससे कोई संबंध नहीं होता है और एक अपनी एक अलग जो विशिष्ट विचारधारा है वो लोग उससे संबंधित होते हैं। अब कुछ लोकप्रिय आंदोलन हम देखते हैं क्या है हमारे पास। कुछ लोकप्रिय आंदोलनों के बारे में नीचे चर्चा की गई है, जैसे कि चिपको आंदोलन। अब ये क्या था? चिपको आंदोलन पेड़ों को काटने से रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था। अब इसकी प्रकृति कैसी है? पर्यावरण को बचाने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। इसने मांग की कि स्थानीय समुदायों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, यानी कि जो वहाँ के पेड़ वगैरह है उसकी कटाई हो रही है। कटाई किस पर्पस हो रही है? किसी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए हो रही होगी। तो वो लोग क्या चाहते हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं इन सब पे जो पर्यावरणविद है इन सब पे अधिकार उन लोगों का होना चाहिए। 1973 की शुरुआत में उत्तराखंड के कुछ गाँवों में आंदोलन शुरू हुआ जब वन विभाग ने ग्रामीणों को कृषि उपकरण बनाने के लिए राख के पेड़ों को गिराने से मना कर दिया। क्षेत्र के पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के मुद्दे उठाए गए थे। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आंदोलन का सबसे नया पहलू था। अब ये तो हमने अभी चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा, वो क्या था? ये हमारा पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन। अब हम एक दलित पैंथर्स के आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? दलित पैंथर्स दलित युवाओं का एक उग्रवादी संगठन था जो 1972 में महाराष्ट्र में बना था। यानी कि ये कब बना था? 1972 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और इसमें कौन लोग शामिल थे? दलित युवा लोग शामिल थे। उनकी गतिविधियां ज्यादातर राज्य के विभिन्न हिस्सों में दलितों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए केंद्रित थी। और ये जो दलित पैंथर्स है इनके आंदोलन का मोटिव क्या था? क्यों ये आंदोलन कर रहे थे? कि राज्य में जो दलित लोगों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं ये उसके खिलाफ थे। पैंथर्स का बड़ा वैचारिक एजेंडा जाति व्यवस्था को नष्ट करने का और सभी उत्पीड़ित वर्गों के एक संगठन का निर्माण करना था। यानी कि जो मतलब दलित लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है जाति आधारित, उसको ये लोग नष्ट करना चाहते थे। आपात के बाद की अवधि में दलित पैंथर्स चुनावी समझौते में शामिल हो गया। इसने कई विभाजन भी किए जिससे इसकी गिरावट हुई। अब भारतीय किसान यूनियन BKU का विकास। अब ये क्या आंदोलन है? अब हमने एक आंदोलन देखा, वो क्या था? जाति आधारित था, जाति व्यवस्था के लिए था। और एक देखा हमने पर्यावरण की। अब हम ये देखते हैं किसान यूनियन। ये किसान के लिए, अगर नाम से ही हमें पता चल रहा है इसमें BKU पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्षेत्रों के किसानों का एक संगठन था। BKU ने गन्ने और गेहूं के लिए उच्च सरकारी मंजिल की कीमतें, कृषि उपज के अंतर राज्य आंदोलनों पर प्रतिबंधों को समाप्त करने, उचित दरों पर बिजली की आपूर्ति की गारंटी की मांग की। तो हमने अभी तक क्या देखते हैं कि हम जो ये आंदोलन कर रहे होते हैं इनकी कोई ना कोई विशेष डिमांड होती है। अब उनकी मांगों को स्वीकार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए उनकी गतिविधियों में शामिल है रैलियां। यानी कि आंदोलन का तरीका इनका क्या क्या है? रैलियां निकालना, प्रदर्शन करो और जेल भरो। ऐसे 90 के दशक की शुरुआत तक BKU ने सभी राजनीतिक दलों से खुद को दूर कर लिया। यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं थी, इसने सभी राजनीतिक पार्टी से खुद को दूर कर लिया। अधिकांश भारतीय किसानों के विपरीत जो निर्वाह के लिए कृषि में संलग्न BKU के सदस्यों ने बाजार के लिए नकदी फसलें उगाई। नकदी मतलब जिन फसलों से क्या उनको प्रॉफिट हो सके उस तरह की फसलें इन्होंने उगाई। BKU की तरह किसानों के अन्य संगठन महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन और कर्नाटक के रायता संघ थे। एंटी अरेक मूवमेंट ये क्या है? आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन महिलाओं की एक सहज भीड़ थी जो अपने पड़ोस में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही थी। अब ये कैसा आंदोलन था? उनके एरिया में जो शराब की दुकान है उसको बंद करवाने के लिए यह आंदोलन उनके महिलाओं के द्वारा चलाया गया था। 1990 के दशक की शुरुआत में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के
तब गोंडा की महिलाओं ने बड़े पैमाने पर एडल्ट लिटरेसी ड्राइव में दाखिला लिया था। यह वर्ग में चर्चा के दौरान है कि महिलाओं ने अपने परिवारों में पुरुषों द्वारा स्थानीय रूप से पिए गए शराब अरेक द्वारा खपत में वृद्धि की शिकायत की। यहाँ एंटी अरेक मूवमेंट की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है। क्षेत्र में बड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मोहों पर प्रतिबंध लगाने की साधारण मांग ने महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया। इस आंदोलन ने बाद के समय में अन्य महिलाओं को आंदोलन को प्रेरित किया। यानी कि होता क्या, जो पुरुष लोग हैं घर के वही कमाने वाले हैं, क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो फिर उनका बहुत ज़्यादा मतलब जो महिलाएं उनको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होता है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। तो इसलिए है जो उन्होंने उसको बंद करने की मांग उठाई। अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन का नर्मदा नदी का नाम है। ये विशाल विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापन के खिलाफ था। अभी क्या था, जो एक नर्मदा बचाओ आंदोलन है, सरदार सरोवर परियोजना, यह एक महत्वाकांक्षी विकासात्मक परियोजना थी जो 80 के दशक की शुरुआत में मध्य भारत की नर्मदा घाटी में शुरू की गई। ये क्या था, जो नर्मदा घाटी है उस पे क्या है, एक सरदार सरोवर परियोजना बनाई जा रही थी जो बहुत ही मतलब अच्छी थी। लेकिन होता उससे क्या था कि जो वहाँ के लोग थे रहने वाले, उनका विस्थापन होना था। अब विस्थापन के खिलाफ आंदोलन उठाया जा रहा था। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर कई बड़े और छोटे बांध बनाए जाने थे जो 3 राज्यों प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र से संबंधित थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा को बचाने के लिए एक आंदोलन था। ये 1988 से 89 के आसपास था। ना कि एनबीए के बैनर तले क्रिस्टलाइज किए गए मुद्दे, सभी स्वैच्छिक संगठनों का एक ढीला सामूहिक, यानी कि ये किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते। इनका क्या है, ये एकदम अपना स्वैच्छिक संगठन है, लोग इनकी खुद की मर्जी है, आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन ने मांग की कि सामाजिक लागत सहित प्रमुख विकास परियोजनाओं का लागत लाभ विश्लेषण होना चाहिए। सामाजिक लागतों में परियोजना प्रभावित लोगों का पुनर्वास, उनके जीवन यापन और संस्कृति के साधनों का गंभीर नुकसान और पारिस्थितिकी संसाधनों की कमी शामिल है। कई विचारों ने एनबीए को पुनर्वास के लिए अपनी प्रारंभिक मांग से बांध के कुल विरोध की अपनी स्थिति में स्थानांतरित करने का नेतृत्व किया। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन ने 20 से अधिक वर्षों तक अनवरत आंदोलन जारी रखा। ये अपनी मांगों को आगे बढ़ाने के लिए हर उपलब्ध लोकतांत्रिक रणनीति का उपयोग कर दिया, यानी कि हिंसक तरीके से नहीं, जो लोकतांत्रिक तरीका एक आंदोलन करने का उसी के अकॉर्डिंग ये लोग आंदोलन करते हैं। अब लोकप्रिय आंदोलनों से सबक क्या क्या लिए हम लोगों ने वो देखते हैं एक बार। लोकप्रिय आंदोलनों से हमें लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। फिर होता है लोकप्रिय आंदोलनों ने विभिन्न समूहों और उनकी मांगों को प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया, यानी कि कहीं ना कहीं जो लोग अपनी डिमांड उठाते हैं उसके लिए प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाता है। लोकप्रिय आंदोलनों ने सक्रिय भागीदारी के नए रूपों का सुझाव दिया और इस प्रकार भारत के लोकतंत्र में भागीदारी के विचार को व्यापक बनाया गया। सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन, अब ये क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए आंदोलन किया गया कि भाई हमें सब चीजें जानने का अधिकार है। अब देखते क्या क्या आंदोलन की शुरुआत 1990 में हुई, जब राजस्थान में मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक एक जन आधारित संगठन ने अकाल राहत कार्यों के रिकॉर्ड और मजदूरों के खातों की मांग की। 1994 से और 1996 में MKSS ने जन सुनवाई या सार्वजनिक सुनवाई का आयोजन किया, जहां प्रशासन को सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष बताने के लिए कहा गया। 1996 में MKSS ने राष्ट्रीय अभियान की स्थिति के लिए RTI को बढ़ाने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय सूचना अधिकार परिषद का गठन किया। 2002 में सूचना का एक कमजोर स्वतंत्रता कानून बनाया गया था, लेकिन यह कभी लागू नहीं हुआ। 2004 में RTI बिल को पेश किया गया और जून 2005 में राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, यानी कि सरकार से हम क्वेश्चन कर सकते हैं इसके RTI के अधीन कि किसी चीज़ में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो। अब तथ्यों की सामग्री में हम पढ़ेंगे जो भी अभी तक हमने पढ़ा, एक बार उसको हम समराइज करके देख लेते हैं क्या क्या है। सरकार द्वारा अनुमति दी जाने वाली व्यावसायिक लॉगिंग के खिलाफ एक विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण आंदोलन शुरू किया गया, अर्थात चिपको आंदोलन, जिसमें पुरुष महिलाओं दोनों ने ग्रामीणों को कृषि उपकरण के लिए राख के पेड़ों को गिराने से मना कर दिया और खेल निर्माताओं को एक ही जमीन आवंटित की। मतलब क्या, उनको जो अगर अपने खेत वगैरह के लिए जो उपकरण बनाने तो उसके लिए तो मना कर दिया और जमीन किसी और को उन्होंने दे दी पर्सनल बेनिफिट्स के लिए।
इसमें सामाजिक मदों के एजेंडे के साथ महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के रूप में एक उपन्यास भी पहलू शामिल था। सेकेंड, इसमें सरकार के रवैयों से असंतुष्ट होने पर लोग एकजुट होकर अपनी मांगों को पूरा करने की आवाज उठाते हैं। यह आंदोलन या तो पार्टी आधारित और गैर पार्टी आधारित आंदोलन है। पार्टी आधारित आंदोलन का समर्थन राजनीतिक दलों, कोलकाता, कानपुर, बॉम्बे आदि में ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा किया जाता है, और गैर पार्टी आधारित आंदोलन मौजूदा लोकतांत्रिक संस्थानों या चुनावी राजनीति में विश्वास के नुकसान पर आधारित होते हैं। विभिन्न वर्गों के छात्र और युवा खुद को मर्ज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो गैर मतलब राजनीति से आंदोलन होते हैं, उसमें क्या जो युवा लोग होते हैं या फिर जो उस आंदोलन को चलाए होते हैं, वो अपनी इच्छा से लोगों को इकट्ठित करते हैं। तीसरा है, समाज के कई वर्गों के बीच मोह भंग के कारण गैर पार्टी आंदोलनों का उदय हुआ। जनता प्रयोग की विफलता, शहरी औद्योगिकी क्षेत्र के बीच एक खाड़ी, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक असमानता का अस्तित्व और अन्याय की भावना। फिर चौथा, दलित पैंथर्स। 1972 में महाराष्ट्र में दलित युवाओं का एक उग्रवादी संगठन था। दलित पैंथर्स ने जाति आधारित असमानताओं के खिलाफ लड़ने के लिए मुद्दों को संबोधित किया। अब इस तरह से हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जाति आधारित मतलब आंदोलन हो रहा है, कहीं पे पर्यावरण के लिए आंदोलन हो रहा है, कहीं पे उनके विस्थापन की समस्या आ रही है उसके लिए आंदोलन हो रहा है। तो इसमें किसी राजनीति से कई बार नहीं संबंधित होते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो इनसे रिलेटेड, ये अपना जो स्वैच्छिक आंदोलन भी चलाते हैं। पांचवा हमारा, भारतीय किसान संघ भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ किसानों के कृषि संघर्ष के रूप में अग्रणी किसान आंदोलनों में से एक था। BKU ने उच्च सरकारी मंजिल की कीमतें, प्रतिबंधों को समाप्त करने, बिजली की आपूर्ति की गारंटी और किसानों की सरकारी पेंशन का प्रावधान करने की मांग की। यानी कि जो BKU आंदोलन है वो किस लिए था, वो ये सब चीज़ों की मांग कर रहे थे। 6 हमारा, आंध्र प्रदेश राज्य में ग्रामीण महिलाओं द्वारा शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए महिलाओं की भीड़ द्वारा माफियाओं के खिलाफ एंटी अरक आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन ने घरेलू हिंसा जैसे दहेज, यौन हिंसा आदि के मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। 7 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी को बचाने के लिए एक ढीला सामूहिक स्थानीय संगठन का आंदोलन था। इसने नर्मदा सागर परियोजना के रूप में जाने वाली बहुउद्देशीय बांध के निर्माण का विरोध किया। चल रही विकास परियोजनाओं पर भी सवाल उठाए। NBA को बांध के कुल विरोध के लिए पुनर्वास की अपनी प्रारंभिक मांग से स्थानांतरित कर दिया गया था। इसने सरकार द्वारा व्यापक राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 प्राप्त की। 8वां हमारा, आंदोलन न केवल रैलियों या विरोध प्रदर्शनों के बारे में है, बल्कि इनमें लोगों को उनके अधिकारों और अपेक्षाओं के बारे में जागरूक करने के बजाय लोकतंत्र के विस्तार में योगदान करने के लिए एक साथ आने की एक क्रमिक प्रक्रिया शामिल है। अब 9वां है, अकाल राहत कार्यों के रिकॉर्ड की मांग और मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा मजदूरों के खाते की मांग पर सूचना के अधिकार के लिए आंदोलनों की शुरुआत 1990 में हुई। अंत में यह कानून बनाया और 2005 में एक कानून बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी डिमांड्स होती हैं, सरकार से मांग होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो क्या होता है कि अगर हम उस पर संघर्ष करते हैं कई सालों तक, तो वो जो डिमांड है वो कई बार सुनी जाती है, क्योंकि उस पर जो गवर्नमेंट है वो भी देखती है कि मतलब क्या क्या इश्यूज़ हैं, तो इन इश्यूज़ को हम कैसे सॉल्व करें। अब इसमें महत्वपूर्ण शब्द अभी तक जो आपने लेसन में कई टर्म्स आए होंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। पार्टी आधारित आंदोलन। अब पार्टी आधारित आंदोलन क्या होते हैं? ये आंदोलन राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित है, लेकिन कार्यकर्ता औपचारिक रूप से चुनाव में भाग नहीं लेते। यानी कि जो इसके कार्यकर्ता होते हैं इस आंदोलन के, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करते हैं, लेकिन जो आंदोलन होता है वो किसी न किसी पार्टी से रिलेटेड होता है, तो इसको हम पार्टी आधारित आंदोलन कहते हैं। फिर सेकेंड है गैर पार्टी आधारित आंदोलन। वो सीधा एकदम इसका अपोजिट हो जाएगा। इन आंदोलनों में एक सामूहिक जुटाना शामिल है जो पार्टी की राजनीति से बाहर रहता है, यानी कि इनका जो है राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। फिर तीसरा है MKSS। ये क्या है? ये एक संगठन है, यह मजदूर किसान शक्ति संगठन था जिसने अकाल राहत कार्य और मजदूरों के खातों की रिकॉर्ड की मांग की। यानी कि क्या था, इन्होंने डिमांड किस चीज़ की थी कि किसानों के भाई खाते क्यों मांगे जा रहे हैं, तो इन सबका वो रिकॉर्ड मांगना चाहते थे जो उनको नहीं दिया गया, तो इसलिए संघर्ष किया और 2005 में RTI कानून बनकर आता है। फिर चौथा दलित पैंथर्स। अब ये लोग कौन है? दलित युवाओं का एक उग्रवादी संगठन जो 1972 में महाराष्ट्र में जाति आधारित असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ बना।
इसी के साथ आपका वीडियो फिनिश होता है। आप इसको लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।